इनकम टैक्स सीए इंटर 1। इसमें टॉपिक है क्लबिंग ऑफ इनकम, जो लास्ट क्लास में अपन ने 2 क्लासेस में पढ़ा। क्लास 3 क्लबिंग ऑफ इनकम। सेक्शन 60 क्या बता रहा था? ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। थोड़ी भी इनकम ट्रांसफर की तो ये गलत ट्रांसफर है। असेट दिए बिना इनकम देना गलत है। ये इनकम पे टैक्स कौन देगा? ट्रांसफर देगा। ये बात की थी अपन ने। फिर पढ़ा अपन ने सेक्शन 61 ट्रांसफर की, पर ये ट्रांसफर सही ट्रांसफर नहीं है। कौन सा ट्रांसफर है? रिवोकेबल। रिवोकेबल ट्रांसफर है। रिवोकेबल ट्रांसफर में क्या होगा? यानी वो वापस लेने का राइट रखता है। तो उस केस में भी ये ट्रांसफर गलत है। बोतल बोतल देना फ्रिज से। तो वो गलत है, क्लबिंग हो जाएगी। एक चीज बताओ, इसमें इरिवोकेबल ट्रांसफर क्या था? क्या था? इरिवोकेबल ट्रांसफर जिसमें लाइफ टाइम उसी की है, बेनिफिशियरी की वापस नहीं लोगे। ये कौन सा ट्रांसफर था? इरिवोकेबल। और इरिवोकेबल ट्रांसफर में क्लबिंग नहीं होगी। टैक्स कौन देगा? ट्रांसफर ही देगा। ये पढ़ा था अपने। ये अपना क्लियर था। और अगर लाइफ टाइम इरिवोकेबल है, लाइफ टाइम टैक्स कौन देगा? ट्रांसफर। ये सही है। पर उससे थोड़ी भी इनडायरेक्ट इनकम आ गई तो गड़बड़ है। वो जेन्युइन ट्रांसफर कहां है? किसी थर्ड पर्सन को दिया, लाइफ टाइम वापस नहीं होगा, लेकिन उससे इनडायरेक्टली थोड़ी भी इनकम आई तो वो गलत है। वो ट्रांसफर इरिवोकेबल नहीं है। क्लबिंग होगी? क्लबिंग होगी। ये पढ़ा था अपन ने। भाई लाइफ टाइम वर्ड देख के आप ये सोच लेते हो कि लाइफ टाइम ये कैंसिल नहीं हो सकता, ये ट्रांसफर क्या है? इरिवोकेबल है। बट उससे इनकम कैसे आ रही है? उससे इनकम आ रही है तो इसका मतलब क्या है? ये ट्रांसफर गड़बड़ है, क्लबिंग गलत ट्रांसफर है। आपका क्या मतलब? जब चीज गई, बात गई। मैंने बताया था ऐसे दो जैसे सेल कर दी जाती है। सेल होने के बाद सामने वाले पे आपका चीज पे कोई कंट्रोल नहीं होता। बिल्कुल वैसे ट्रांसफर करो, वरना वो ट्रांसफर गलत है। क्लियर है? पढ़ा था आपने इरिवोकेबल ट्रांसफर, रिवोकेबल ट्रांसफर। ठीक है। ट्रस्ट को दे दिया भैया, कहता है ये पकड़ो, मेरे बच्चों को लाइफ टाइम पैसा देते रहना, जब तक बच्चा जिंदा है तब तक कोई क्लबिंग नहीं। टैक्स ट्रस्ट दे वो दे, जो भी दे। लेकिन जैसे ही वो बच्चा एक्सपायर हो गया तो अगेन वो प्रॉपर्टी पे राइट उस बंदे का हो गया जिसने ट्रस्ट को दी है। क्लबिंग होनी शुरू हो जाएगी। डेथ होती क्लबिंग शुरू है, जब वो एक्चुअल में फॉर्मेलिटी में टाइम लगे। सेक्शन 63, सेक्शन 64(1)(2) क्या था? किसी पार्टनरशिप में आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। कैसे होता है? 20% से ज्यादा शेयर है आपके पास किसी फर्म में, यानी आप 1/5 से ज्यादा के पार्टनर हो, मोर देन 20% प्रॉफिट के लिए इंटाइटल हो, तो इट मींस यू हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन दैट फर्म। ऐसी फर्म में आपका लाइफ पार्टनर जॉब करता है विदाउट हैविंग पर्सनल स्किल, विदाउट हैविंग क्वालिफिकेशन, यानी डम्मी है वो, वहां पे डम्मी एम्प्लॉई नाम चल रहा है।
तो ये टैक्स क्लबिंग का रूल लगाएगा। किस पे टैक्स लगेगा इस सिचुएशन में? क्लबिंग के रूल लगेंगे, टैक्स उस पर्सन पे लगेगा हु हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। हाँ जी, संजना बताएंगी। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट देखने के लिए क्या, कैसे शेयर कौन से देखें, कितने देखें? अगर कंपनी में वाइफ जॉब कर रही है विदाउट हैविंग क्वालिफिकेशन, तो वहां देखना है मिस्टर का, उसके हस्बैंड का वहां सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या नहीं। तो कैसे देखोगे? हस्बैंड के पास कितने शेयर हो? एक भी शेयर होना चाहिए, एक भी। और परिवार के मिला के कितने? 20%। परिवार का मीनिंग क्या है यहां? वाइफ, खुद के साथ वाइफ, ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स और बच्चे। ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन भी आएंगे, क्योंकि यहां वर्ड है रियल में एक्ट में लीनियल असेंडेंट एंड डिसेंडेंट। ठीक है ना? यानी कि जो पीछे चले गए, मतलब पीछे वाली जनरेशन, जैसे कि फादर, ग्रैंडफादर, और आगे वाली जनरेशन बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन। ठीक है। तो परिवार के शेयर मिला के आपके पास और आपके परिवार के मिला के 20 से ज्यादा है, तो यू हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन दैट कंपनी। या फिर आपका शेयर है प्रॉफिट में, पार्टनरशिप में 1/5 से ज्यादा, वहां पे आपका लाइफ पार्टनर जॉब करता है विदाउट स्किल। वो सैलरी, वो कमीशन जो मिलता है लाइफ पार्टनर को, फर्जी है कमीशन सर। वहां पे वो काम ही नहीं कर रहा लाइफ पार्टनर। वो कमीशन ला किस में जोड़ो? जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसमें। हाँ, अगर वो कह दे कि भाई लाइफ पार्टनर जो वर्किंग इन अ कंपनी और फर्म हैविंग पर्सनल स्किल और क्वालिफिकेशन फॉर डूइंग दैट जॉब, देन ओके। क्वालिफिकेशन है तो देन ओके, फिर देयर विल बी नो क्लबिंग रिक्वायर्ड, कोई क्लबिंग नहीं होगी। दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो दोनों ही बिना नॉलेज के काम करते हैं, तो जिसकी इनकम ज्यादा है उसमें जोड़ लो, उसी में जोड़ते रहो जब तक कि कोई सिचुएशन ना बदले। पढ़ा था सेक्शन 64(1)(2) एग्जाम्पल पढ़ लिए थे। ये इलस्ट्रेशन 3 कर लिया। फिर आया 64(1)(4). हाँ जी, युक्ता बताएंगी क्या है 64(1)(4)। ट्रांसफर की इनकम में जुड़ेगा लाइफ पार्टनर, स्पाउस, हस्बैंड वाइफ। अगर हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को कोई सेट ट्रांसफर कर देते हैं, एक्सेप्शन कौन सी सेट? नहीं, हाउस प्रॉपर्टी। क्योंकि अगर हाउस प्रॉपर्टी फ्री में या इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में दी जाएगी तो क्लबिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि सेक्शन 27 ट्रांसफर को ही क्या मान लेता है? डीम्ड ऑनर। आंसर सेम रहेगा। क्लबिंग होती तो भी हस्बैंड में आ जुड़ती हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। अब हस्बैंड में वैसे नहीं जुड़ेगी क्लबिंग से, किस में जुड़ेगी? 27(1) डीम्ड ऑनर। कल एक स्टूडेंट पूछ रहा था, शायद आप में से कोई पूछ रहा था, कहता मान लो हस्बैंड के पास 3 घर हैं, ठीक है, किराए पे चढ़े नहीं हुए, क्लबिंग तो होनी नहीं, किराया आता नहीं। वाइफ को एक घर दे दे, वाइफ को एक घर दे दे, क्योंकि 3 में से दिक्कत है। 3 में क्या दिक्कत है? हाउस प्रॉपर्टी में। यस, कैटेगरी डी, एनी ऑफ 2 हाउस कैन बी ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्युपाइड, मोर देन 2 विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड टू बी लेट आउट। कहता वाइफ को दे दे सर घर, एक घर वाइफ को दे दे। 56(10) हिट करेगा नहीं, क्योंकि वाइफ है, रिलेटिव है, इनकम आती नहीं। वाइफ को इनकम आएगी, आई नहीं रही, किराए पे चढ़ा ही नहीं हुआ, वो इनकम आनी नहीं। तो कहता है सर क्लबिंग से बच जाएगा वो, यानी वो तीनों के तीनों माफ हो जाएंगे। क्या कहते हो? आप बताओ मुझे। मेरे से तो पूछा था कल आप में से किसी ने, शायद गिन्नी ने पूछा था, किसने पूछा था, मैसेज आया हुआ था। समझ गए सिचुएशन? हस्बैंड के पास 3 घर, तीनों घर में खाली मतलब अपना परिवार ही रहता है। इनकम टैक्स में पंगा क्या पड़ रहा है? 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्युपाइड को क्या मान लिया जाएगा? डीम टू बी लेट आउट। फेयर मार्केट वैल्यू और ईआरवी देख के टैक्स लगेगा। यहां हालत क्या है? वो एक घर वाइफ को दे देता है, वाइफ घर ले लेती है हस्बैंड से, 56(10) में भी कोई पंगा नहीं है। कहता है इनकम आती नहीं सर वाइफ को, क्लबिंग करेंगे क्या?
माफ, क्या कहते हो? क्लबिंग तो नहीं होगी, हाउस प्रॉपर्टी है। हाँ, डीम्ड ऑनर उस घर का हस्बैंड माना जाएगा। सेक्शन 27 लगाना है, 6414 नहीं, 6414 लगा दिया तो बढ़िया हो गया, फायदा हो गया। 6414 लग जाता तो फायदा हो जाता। क्यों? क्योंकि वो तो इनकम की क्लबिंग करता है, इनकम आई नहीं थी यहां। 6414 नहीं लगेगा ना, हाउस प्रॉपर्टी है। 6414 नहीं। डीम्ड ऑनर किसको माना जाए? हस्बैंड को, क्योंकि वो वाइफ को बिना कंसीडरेशन ट्रांसफर कर रहा है। तो वो घर हस्बैंड का, हस्बैंड के वापिस से कितने घर? 3, 2 माफ, एक को क्या माना जाएगा? डीम टू बी लेट आउट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में डीम्ड ओनर हस्बैंड ही हो गया, तो वापिस से कितने घर है उसके? 3, 2 माफ, एक पे क्या लगेगा? टैक्स। अगर ये काश ये क्लबिंग में ही रहता, डीम्ड ओनर का पंगा ना होता, तो बहुत बढ़िया टैक्स बचाने का जरिया हो जाता। क्यों? क्योंकि वाइफ को इनकम आएगी तो ही क्लब होगी, इनकम आ नहीं रही, क्लब होनी नहीं। पर लेकिन याद रखना, हाउस प्रॉपर्टी वाले घर पे 6414 नहीं लगता। ये घर का डीम्ड ओनर हस्बैंड है अंडर सेक्शन 27। क्लियर? हाँ जी, हस्बैंड वाइफ को कोई असेट दे रहा है, किस सिचुएशन में क्लबिंग नहीं होगी? एनी असेट ट्रांसफर बाय हस्बैंड टू वाइफ एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी, देन देयर विल बी नो क्लबिंग। प्रोविजन सेक्शन 6414 अप्लाइज। एक तो ये खरीदा है वाइफ ने। एक क्वेश्चन और किसी ने पूछा, देखो, कहता जी वाइफ को ट्रांसफर करने में दिक्कत है। याद रखना, 2 रिश्तों में इनकम टैक्स को दिक्कत है। 2 रिश्ते कौन से? एक तो वाइफ या हस्बैंड, दूसरा है सन्स वाइफ। ये रहा 6416 क्या कहता है? फादर इन लॉ, मदर इन लॉ ने अपनी बहू को कोई प्रॉपर्टी दे दी, कोई प्रॉपर्टी दे दी तो दे दी। प्रॉपर्टी पे भी क्लबिंग का रूल है, क्योंकि सेक्शन 27 में नहीं था, वाइफ को फ्री में देने पे था। चलो, फादर इन लॉ ने या मदर इन लॉ ने अपनी बहू को, याद रखना सेक्शन 27 स्पाउस के केस में है कि कोई आदमी अपनी वाइफ हस्बैंड को कोई प्रॉपर्टी दे दे विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन, तो ट्रांसफर विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड ऑनर। लेकिन सन्स वाइफ को देने पे नहीं था, उस पे सेक्शन 6416 है। ओहो, सुनना, इनका बेटा है, राम का बेटा कौन है? राकेश। राकेश की एक वाइफ है, मिसेस राकेश। राम ने अपनी बहू को कोई भी एसेट ट्रांसफर कर दी। मान लो कोई एफडी ट्रांसफर कर दी, एफडी ट्रांसफर कर दी 5 लाख रुपए वाली बहू को, उसे इंटरेस्ट आया, हाँ जी, अपने फादर इन लॉ से कोई लेडी गिफ्ट ले ले तो 56/10 लगेगा? लगेगा ना? ना, हस्बैंड से, हस्बैंड के ब्रदर सिस्टर से, हस्बैंड के पेरेंट से, हस्बैंड के ग्रैंड पेरेंट से गिफ्ट लेना 56/10 के रिलेटिव में है, वो तो नहीं लगेगा। लेकिन इनकम टैक्स का सेक्शन 6416 क्या कहता है?
कि कोई असेट सन्स वाइफ को ट्रांसफर की और सन्स वाइफ को इनकम आई तो भैया क्लबिंग के रूल लगेंगे। ये 60,000 रुपये टैक्सेबल है, 60,000 टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ राम। इस पे टैक्स कौन देगा? राम। क्लबिंग के रूल लगेंगे। क्लियर? मदर इन लॉ दे दे अपनी बहू को तो भी क्लबिंग के रूल हैं। क्लियर? बोलो। इवन हाउस प्रॉपर्टी दे दे तो भी क्लबिंग के रूल है। रेंट भी किस में जुड़ेगा? फादर इन लॉ मदर इन लॉ में। अब सुनना, राम की एक बेटी है, राम्स डॉटर, नाम आप रख लो। नहीं, राम्स डॉटर अंकिता। अंकिता का एक हस्बैंड है, सुशील। अंकिता का हस्बैंड सुशील ससुर से गिफ्ट ले लेता है, अपने दामाद को गिफ्ट दे दिया इन्होंने, हाउस प्रॉपर्टी दे दी, ट्रांसफर विदाउट एडिक्वेट सुशील को रेंट आ रहा है ऑफ प्रॉपर्टी। उसी प्रॉपर्टी से सुशील को रेंट आ रहा है ₹1,00,000 साल का। हाँ जी, ₹1,00,000 की क्लबिंग होगी फादर इन लॉ में कि नहीं? क्यों नहीं होगी? यस, क्लबिंग में सेक्शन 64(1)(6) में वर्ड है स्पेशल, क्या? सन्स वाइफ। सन्स वाइफ, डॉटर्स हस्बैंड नहीं। आपको जी सर एंगल तो वही है, सर एंगल तो वही है। राम, राम का बेटा कौन? सर राम का बेटा कौन है? राम का बेटा राकेश, तो ये राकेश की वाइफ। ठीक है, ऐसी अंकिता बेटी, ये बेटी का हस्बैंड। सर एंगल तो वही, एंगल मत देखो, इनकम टैक्स की सेंस क्या है वो देखो। दामाद ले गया तो लेके बैठ गया समझो, बहू तो अपने घर में है तो घर के पैसे घर में है, समझ गए? वो दूसरे घर में चली गई है शादी करके, उस घर के बंदों के पास चला गया तो उन्हीं का है बस, उस पे आपका जोर चलना भी नहीं। ये क्या है? बस टैक्स कौन देगा इस पे टैक्स कौन देगा बोलो? टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम इन द हैंड्स ऑफ सुशील। यानी मेरा कहने का मतलब नो क्लबिंग रिक्वायर्ड, कोई क्लबिंग की जरूरत नहीं है। दो रिश्तों में इनकम टैक्स ने पंगा डाला है, कौन से? स्पाउस, सेक्शन 64(1)(4), सेक्शन 64(1)(6) सन्स वाइफ, और सारे रिश्तों में कोई पंगा नहीं, कोई क्लबिंग नहीं। असेट दे दी किसी और रिश्ते में तो कोई क्लबिंग नहीं है। बहुत साल पहले मैं आपकी एज का रहा हूंगा या थोड़ा और भी ज्यादा, मतलब इंटरमीडिएट लेवल कर रहा था मैं आर्टिकलशिप। अब तो आर्टिकलशिप आपकी बाद में शुरू होती है ना, इंटर के बाद। उस वक्त आर्टिकलशिप इंटर के साथ साथ शुरू हो जाती थी, साथ साथ इंटर की तैयारी करते थे। तो एक सीए के पास बैठा था जो मेरे प्रिंसिपल थे समझ लो, जिनके अंडर में आर्टिकलशिप कर रहा था, प्रदीप जी हैं। तो उनके ऑफिस में कोई पॉलिटेक्निकल कॉलेज से रिटायर्ड प्रिंसिपल आ गए, उनके रिलेशन में जान पहचान में थे। उनको मिले थे शायद वहाँ 60-70 लाख रुपए। उस जमाने में 60-70 लाख रुपए मतलब लगा लो कि 3 गुना लगा लो, महंगाई बढ़ गई है, काफी पैसे मिले। वो एडवाइस देने आए थे सीए साहब के पास कि भाई हमें बताओ ये पैसे को के ऊपर मैं अपने नाम से करवाऊंगा तो इंटरेस्ट इतना पड़ जाएगा साल का, एफडी उफडी करवाऊंगा बैंकों में, पोस्ट ऑफिस में, तो टैक्स बहुत पड़ेगा। क्या मैं अपनी वाइफ के नाम करा दूं, थोड़े बच्चे के नाम करवा दूं, थोड़ा बेटी के नाम करा दूं, क्या इस तरह करवा दूं? वो सीए साहब कहते हैं जी उसका कोई फायदा नहीं है। सीए साहब ने कहा इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि क्लबिंग हो जाएगी। मैं भी वहां बैठा था, मैं उन दिनों में ही पढ़ाता था इनकम टैक्स, बीकॉम को पढ़ाता था उन दिनों में। तो वो चले गए, मैंने कहा सर कैसे हो जाएगी क्लबिंग?
बेटे को दे दिया, बेटे इनके मेजर है, जब बंदा ही रिटायर हो गया तो बच्चों को दे दिया, तो बच्चों की इनकम की कोई क्लबिंग नहीं है पेरेंट्स में। नहीं ऐसे तो हर कोई दे देगा, वो कहते हैं ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे तो फिर हर कोई डिवाइड कर देगा इनकम को, टैक्स नहीं लगेगा, क्लबिंग होगी। मैंने कहा नहीं होगी सर, वो वाइफ और सन्स वाइफ के अंदर ही क्लबिंग है बस, और 2 ही सेक्शन है इसमें। उन्होंने फटाफट से इनकम टैक्स एक्ट उठाया, वहां इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा था, फटाफट से पढ़ा उन्होंने। पढ़ने के बाद उन्होंने कहा जी बिल्कुल इस इनकम टैक्स एक्ट में ये नहीं लिखा कि किसको दे सकते हैं, उसने 2 चीजों में रोक लगाई है। क्या? वाइफ, सन्स वाइफ। इसका मतलब अंडरस्टूड है, बाकी सब रिश्तों में क्या है? अलाउड। इसलिए इनकम टैक्स ने ये कहा बेटे को दे दो कोई क्लबिंग नहीं, बेटी को दे दो कोई क्लबिंग नहीं, चाचा को दे दो, चाची को दे दो, कोई क्लबिंग नहीं। इनकम टैक्स ने कह दिया कि 2 चीजों में दिक्कत है हमें, बस वाइफ, सन्स वाइफ, या हस्बैंड को वाइफ दे तो बस, बाकी और किसी रिश्ते में कोई क्लबिंग नहीं है, याद रखना बस। दामाद क्या, बेटा क्या, बेटी क्या। अब ये राम अपनी प्रॉपर्टी, अपनी एफडी बेटे को दे देता, सुन लो, राम ये प्रॉपर्टी बेटे को दे देता, एफडी या कोई हाउस, मेजर बेटा है, हाउस प्रॉपर्टी दे देता, मेजर लड़का है, माइनर नहीं है। माइनर होता तो डीम्ड ऑनर वहां भी है, बच्चे को प्रॉपर्टी दे दी तो वहां भी डीम्ड ऑनर उस प्रॉपर्टी का पेरेंट्स हैं, जिसने प्रॉपर्टी दी वो है, क्योंकि वो क्या है? डीम्ड ऑनर। मैं कह रहा हूं लड़का मेजर है, शादी हो चुकी है, मिसेस राकेश आ चुकी है घर में, मेजर है ये, तो राम ने अपने मेजर लड़के को घर दे दिया। कोई उससे रेंट आएगा तो टैक्स कौन देगा? मान लो 4 लाख रेंट आया, हाँ जी 4 लाख रेंट पे टैक्स कौन देगा? बेटा देगा, कोई क्लबिंग नहीं। बता दो कौन सा सेक्शन लग रहा है, बताओ कौन सा सेक्शन लग रहा है? 50% लोगों के माइंड में यही है कि भैया घर के लोगों को दोगे ना तो इनकम टैक्स क्या लगा देगा? क्लबिंग के रूल। लेकिन ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं होगी क्लबिंग। ये बेटा मेजर है, मैं बार बार इस चीज पे क्यों जोर दे रहा हूं? मेजर है, मेजर है, मेजर है। हाँ, माइनर होता तो सेक्शन 27 हाउस प्रॉपर्टी में फादर को ही क्या मान लेता? डीम्ड ऑनर। अभी डीम्ड ऑनर माना नहीं जा सकता क्योंकि लड़का क्या है? मेजर है। और लड़के को देने पे 6414 और 6416 लगता है। सुनो सुनो सुनो, पीयूष कह रहा है, कहता वाइफ मेजर नहीं है सर, माइनर लाए क्या? पीयूष कह रहा है राकेश की वाइफ माइनर लाए हैं क्या? वो भी तो मेजर थी। हाँ जी, पीयूष के क्वेश्चन का जवाब दो कि जो राकेश की मिसेज है वो भी तो मेजर है सर, वहां क्लबिंग कर रहे हो? हाँ जी, क्या कहते हो? मेजर हो तो क्लबिंग होगी, राकेश मिसेज राकेश होएगी, वहां कहां लिखा माइनर मेजर? वाइफ को कोई प्रॉपर्टी दे दी, वाइफ माइनर है, कहां लिखा है? वाइफ है बस, ये देखो। वाइफ हस्बैंड को दे, हस्बैंड है बस, ये देखो। फ्यांसी है तो बच क्लबिंग से, फ्यांसी है तो क्लबिंग से बच जाओगे ना, अभी शादी होनी बाकी है। पर 56-10 में फंस जाओगे, 56-10। क्या देखे देख ले, आ जाएगा मजा तुझे। इनकम की तो क्लबिंग नहीं होगी, लेकिन ये जो 50 लाख रुपए का घर है ये पूरा ही उस लेडी की इनकम में, उस लड़की की इनकम में जुड़ जाएगा, क्योंकि वो अभी वाइफ बनी नहीं है। पंगे है ना कहीं सारे एंगल। इसने सुनो, जो आपके पास घर में बुक भी पड़ी होगी इनकम टैक्स की, अपना ICI की, उन्होंने ना ये चीजें हटा दी बहुत सी। वो कहते हैं आजकल प्रैक्टिकल नहीं, को देगा नहीं, फ्यांसी को देगा ही नहीं, क्योंकि 56-10 लगे। एक सिर्फ राय कहता मैं तो दूंगा, अगला कहता मैं तो दूंगा 50 लाख, वो लेडी कह रही है हाँ कोई बात नहीं, टैक्स लगेगा, प्रॉपर्टी तो आ गई। समझो, अगर वो बंदा 50 लाख की प्रॉपर्टी दे रहा है, ठीक है, उस लड़की की इनकम में जुड़ गई क्योंकि वो अभी वाइफ नहीं है, और फ्यांसी है, फ्रेंड ही समझो, अभी वो क्या है? वाइफ नहीं है, तो 56-10 में रिलेटिव नहीं, फिर भी वो ले लेती है, कहती क्या है टैक्स ही लगेगा 10-12 लाख, प्रॉपर्टी तो आ गई। अरे होता है, उसके बाद रिश्ता टूट जाए, प्रॉपर्टी जल्दी बनी, लेकिन उम्र भर कोई क्लबिंग भी तो नहीं होगी, उम्र भर क्लबिंग होगी हस्बैंड में अब ना, अब उस पे रेंट पे टैक्स उम्र भर कौन देगी? वो लेडी देगी। तो पढ़ना तो चाहिए ना इसको,
भाई ये मान लेना कि ना अब कौन देगा, अब तो 56-10 में पंगा पड़ जाएगा, तो उसको पढ़ लेते हैं आप, हाँ, कि 56-10 में पंगा पड़ जाएगा, बात कर लेते हैं। लेकिन दे तो सकता ही है, क्या पता कोई ऐसी चीज दे दे फियांसी को जो 56-10 में भी ना आए, लेकिन 64-14 में तो आती है। बताया था मैंने, कार जो टैक्सी के तौर पे चलती है। मान लो एक कार है राम की, सुनो, एक कार है राम की जो बीएसएनएल वालों को किराए पे चलती है। सुना आपने, ऐसे होता है ना, कई लोगों ने गाड़ियां ले रखी हैं, वो ऐसे नहीं चलती किराए पे इंडिविजुअल, उन्होंने गाड़ियां लेके बिजली बोर्ड के ऑफिसर को किराए पे, ऐसा है बिजली बोर्ड हो चाहे बीएसएनएल हो चाहे बैंक हो, सरकार के पास अब पैसे अपनी गाड़ियां खरीदने के तो है नहीं। सही बात तो ये है, वो गाड़ियां क्या है, सरकार किराए पे हायर करती है, ठेके पे लेती है। देते कौन है लोग मार्केट में? मेरा एक दोस्त है, उसके पास कम से कम 15-20 गाड़ियां हैं, सारे बैंक के बड़े बड़े ऑफिसर को लगी हुई हैं, मतलब किराए पे। वो कुछ नहीं करता, बंदे रखे हुए दो उसने, गाड़ियां खराब होती नहीं, आजकल गाड़ियां वैसे ही बढ़िया है। तो वो गाड़ियां परमानेंट ही 40,000 रुपये महीना, कोई 50,000 रुपये महीना, कोई 60,000 रुपये महीना किराया आता है उसको, बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, कोई बीएसएनएल से किराए पे चढ़ी हुई है उसकी। किराया लोन पे लेके गाड़ियां ले ली, उनसे किस्त आती है, उनसे किराए से किस्त भर देता है, और 4-3 साल में गाड़ियां फ्री हो जानी उसकी, और उसके बाद बचेंगे जेब में। तो क्या है, वो गाड़ियां जो है किराए पे चढ़ी हुई हैं। राम ने एक ऐसी गाड़ी वाइफ को गिफ्ट कर दी जिसका 50,000 रुपये महीना क्या आता है, बीएसएनएल से किराया, बीएसएनएल के हेड ऑफिसर को किराए पे लगी हुई है वो गाड़ी, परमानेंट किराए पे। होता है ये, मेरे को कोई कह रहा था, कहता है बीएसएनएल में 3 गाड़ियां चाहिए सर, आप दे दो गाड़ियां। मैंने कहा अपना फील्ड है क्या ये, कल को गाड़ियां खराब हो जो, उनकी तो फील्ड होती है, अगले बंदे रखते हैं, ठीक टुक करा लेते हैं, अपना तो अपना टाइम ही नहीं है, तो लोग दे देते हैं ऐसे। चलो, अब वाइफ को वो कार दे दी, 56-10 लगेगा, 56-10 लगेगा गिफ्ट वाला। क्यों? क्योंकि एक मिनट, वाइफ है तो वैसे नहीं लगेगा। फियांसी है, लगेगा 56-10? नहीं, फियांसी के केस में भी नहीं लगेगा। पता क्यों? क्योंकि कार कैपिटल असेट नहीं है, ये कार, पर्सनल कार, वो असेट नहीं है, उसको कार पे 56-10 नहीं लगता, सीधी बात है, बिजनेस की हो या कोई भी हो, कार पे 56-10 नहीं लगता। ज्वेलरी, शेयर, डिवेंचर, पेंटिंग, स्कल्पचर, उस पे लगता है, स्टॉक पे नहीं लगता। बच गए आप तो 56-10 से, फियांसी को कार दे दी, और वो वाइफ है नहीं, 64-14 भी नहीं लगेगा। उम्र भर कार के किराए पे टैक्स कौन देगी? वो लड़की देगी। शादी के बाद भी किराया आ रहा है, टैक्स कौन देगी? वही देगी। समझे क्यों? क्योंकि 56-10 भी नहीं लग रहा, और क्लबिंग का 64-14 भी नहीं लग रहा। दो रिश्तों को थोड़ा सा संभाल के ट्रांसफर करना है। कल जो क्वेश्चन आ रहा था, वो मुझे कोई कह रहा था, कहता जी राम की वाइफ है मिसेज राम, ठीक है, नाम कुछ भी हो, इसका नाम रख लो, राम की वाइफ है सिया, सिया का हस्बैंड है राम का साला, हो गया ना, साले साहब। राम क्या है, साले साहब को घर दे देते हैं। ब्रदर कर दो ना, सियाज ब्रदर। अब बदलो, ये भी किसी ने पूछा, राम की वाइफ है सिया, सिया का भाई है अरुण, राम ने अपने साले साहब अरुण को हाउस प्रॉपर्टी फ्री में दे दी, फ्री में दे दी, कोई दिक्कत? क्लबिंग होगी? मान लो अरुण को रेंट आ जाए तो अरुण देगा टैक्स, कोई क्लबिंग नहीं, और 56-10 का भी कोई पंगा नहीं। क्यों?
क्योंकि जीजा साला है, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। अब अरुण क्या करता है, अरुण अपनी सिस्टर को रेंट दे देता है, या ये प्रॉपर्टी दे देता है, अरुण अपनी सिस्टर को हाउस प्रॉपर्टी फर्दर ट्रांसफर विदाउट अपनी सिस्टर को घर दे देता है, रेंट आता है सिस्टर को 4 लाख रुपए पर annum। हाँ जी क्या कहते हो, 4 लाख पे कौन टैक्स देगा, बताओ कौन देगा 4 लाख पे टैक्स? सिया देगी, अरुण देगा, क्या राम देगा? हाँ जी राम देगा। ये क्या है, क्योंकि वजह पता क्या है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली वाइफ को प्रॉपर्टी दी गई है। आगे 2 सेक्शन है, सेक्शन 64(1)(7) ये 2 सेक्शन पता क्या कहते हैं, 64(7) और 64(8) ये कहते हैं ट्रांसफर ऑफ एसेट टू एनी पर्सन फॉर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ वाइफ एंड सन्स वाइफ। वही बात होगी, सीधा वाइफ सन्स वाइफ को आप गिफ्ट करोगे तो क्लबिंग के रूल लगेंगे, लेकिन आप किसी तीसरे बंदे को दे रहे हो, घूम फिर के उसकी इनकम किसकी पॉकेट में डाल रहे हो, वाइफ और सन्स वाइफ। कहता है ये भी गलत है, सेक्शन 64(7) और 8। देखो वाइफ के फायदे के लिए है तो 64(7) है, सन्स वाइफ के फायदे के लिए है तो 64(1)(8, यानी एक सी बात है दोनों में। क्या, अगर कोई थर्ड पर्सन को दे रहे हो, दोस्त को प्रॉपर्टी दे रहे हो कि भाई तू रेंट मेरी वाइफ को दे देना, दोस्त को प्रॉपर्टी दे रहे हो और कह दिया रेंट मेरी वाइफ को दे देना, दोस्त को कार दे रहे हो किराया मेरी वाइफ को दे देना, दोस्त को कार दोगे कार गिफ्ट में भी नहीं आएगी, किराया वो दोस्त अपना उस जिसने प्रॉपर्टी दी थी उसकी वाइफ को दे देता है थोड़ा भी, तो ये गलत है ना। घूम फिर के फायदा किसको पहुंचाया जा रहा है, थर्ड पर्सन के थ्रू इनडायरेक्टली वाइफ या सन्स वाइफ को। इसमें भी क्या होगी, क्लबिंग। तो साले साहब को दे दी होती तो दे दी होती, कोई बात नहीं, क्लबिंग होगी नहीं, वो साले साहब टैक्स देंगे। बट अगर वो साले साहब से इनकम या प्रॉपर्टी इनडायरेक्टली घूम फिर के किसके काम आ रही है, वाइफ के, तो वो तो गलत ट्रांसफर हो गया ना। 64(7) और 8 में फॉल कर गया, आप क्लबिंग के रूल लग जाने हैं। क्लियर, बोलो समझ आया? 64(1) और 64(14) और 64(16) और उसके साथ 64(1)(7) एंड 64(1)(8। वापिस आ जाओ, 64(1)(4) पढ़ लिया अपने, ये सारे बार। हाँ आपको याद हो डीम्ड ऑनर में अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट में प्रॉपर्टी दी तो डीम्ड ऑनर हस्बैंड नहीं माना जाएगा, उस पे उम्र भर रेंट पे टैक्स कौन देगी, वो लेडी। लव एंड अफेक्शन वाला कंसीडरेशन नहीं, पैसे वाला कंसीडरेशन चलेगा, तुलसी चंद काली चंद में कहा गया। पिन मनी से आने वाली इनकम पे क्लबिंग नहीं होती। और शेप कन्वर्जन क्या था, हस्बैंड ने वाइफ को डिवेंचर दिए, वाइफ ने डिवेंचर बेच के शेयर ले लिए, उस शेयर से आने वाला डिविडेंड भी क्या होगा, क्लब होगा। वाइफ को 10 लाख रुपए दिए, वाइफ ने उस 10 लाख रुपए से क्या खरीद लिया, एफडी, एफडी का इंटरेस्ट भी क्लब होगा, पढ़ा था। वाइफ को शेयर दिए फ्री में, वाइफ ने वो शेयर बेच दिए, वो कैपिटल गेन भी किसके हाथों में टैक्सेबल है, हस्बैंड।
क्योंकि फ्री फंड में वाइफ को शेयर दिए थे, उस शेयर को बेच के कैपिटल गेन आया, वो भी किस में जुड़ जाएगा? क्लियर? लेकिन अपन ने उस चैप्टर में बड़े क्वेश्चन पढ़े, हस्बैंड वाइफ नहीं, फादर से बेटे को प्रॉपर्टी गई, बेटे ने बेच दी, तो वहां तो अपन ने नहीं कहा फादर देंगे, क्योंकि वो बेटा है ना, बेटे पे क्लबिंग के रूल कहां है? ठीक है ना? वाइफ को देता तो कैपिटल गेन में भी टैक्स किस पे लगाता मैं? वाइफ पे ना लगा के ट्रांसफर्ड हस्बैंड पे लगाता। सही है? बेटे वाले केस थे वो सारे। क्रॉस ट्रांसफर बता दिया ना, एक दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। राम ने मिसेस श्याम को, श्याम ने माइनर सन ऑफ ए राम। तो भैया ये दोनों की अपने अपने परिवार वाले बंदे के अंदर इनकम जुड़ देगी, बताया था जितनी जुड़ेगी, कितनी, जितनी बराबर कंसीडरेशन। एक ने 5 लाख दिया, एक ने 6 लाख, तो 5-5 लाख की अपने अपने फादर में या हस्बैंड में इनकम जुड़ जाएगी। एग्जाम्पल था ये सेकंड वासुदेवन वाला, पढ़ लिया था ना? यस। वाइफ को लॉस आया तो लॉस की भी क्लबिंग होगी। हाँ भैया, हाउस प्रॉपर्टी डीम्ड ऑनर हस्बैंड मान लिया, उस हाउस पे लोन है, वो लोन पे इंटरेस्ट इतना है कि हाउस प्रॉपर्टी लॉस में आ गई, तो क्या हुआ? लॉस आए, इनकम आए, हस्बैंड का होगा वो, जहां क्लबिंग होनी है वो होके रहेगी। डीम्ड ऑनर है हस्बैंड, तो लॉस भी किसका होगा? हस्बैंड। ये थोड़ी अभी कभी रूल बदल देंगे लॉस में। 64(1)(6) पढ़ लिया, सन्स वाइफ को ट्रांसफर करते हैं तो क्लबिंग होगी। रिलेशनशिप वाला पॉइंट वही है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ एंड सन्स वाइफ का रिलेशन मस्ट बी एग्जिस्टेड एट बोथ द ओकेजन, एट द ट्रांसफर ऑफ असेट्स एंड एट द अक्रूवल ऑफ इनकम। हस्बैंड वाइफ वाले में भी था ना, सेम वही है। किसको दिए? सन्स वाइफ को। फादर इन लॉ ने अपनी सन्स वाइफ को शेयर दिए, उसने शेयर के बदले में क्या ले लिए? कंपनी के डिवेंचर, तो डिवेंचर के इंटरेस्ट की क्लबिंग होगी। हाँ मतलब क्यों, क्या सोच रहे हैं? शेप कन्वर्ट हुई है ना, वही बात है, सेम रूल लगाओ। सन्स वाइफ और वाइफ, सिर्फ फर्क इस चीज में है, हाउस प्रॉपर्टी में, क्योंकि सेक्शन 27 हाउस प्रॉपर्टी में डीम्ड ऑनर किसको मानता है? ट्रांसफर को। ठीक है ना, डीम्ड ऑनर वाला पॉइंट। अब एक और नया पंगा, सन इन लॉ वाला पॉइंट लिखा है, सन इन लॉ को ट्रांसफर कर दी ना, कई बार एंगल देखने बैठ जाते हैं ना, ना एंगल नहीं देखना, कोई क्लबिंग नहीं। अब अपने को क्या कहता है? हस्बैंड ने वाइफ को पैसा दिया, वाइफ बड़ी समझदार है, उसने उस पैसे को बिजनेस में लगा दिया, तो उससे बिजनेस के प्रॉफिट भी प्रोपोर्शनेट किस में जुड़ेंगे? हस्बैंड में। मान लो, सुनो, और ये साल के पहले दिन देखना है हस्बैंड का पैसा कितना लगा हुआ है, या वाइफ ने हस्बैंड को दिया तो वाइफ का पैसा कितना लगा हुआ है। सुनो, मैं कह रहा हूं 25 मार्च को हस्बैंड को वाइफ ने, या हस्बैंड ने वाइफ को 10 लाख रुपए दिए। कब दिए? 25 मार्च 23 को। 25 मार्च 23 को 10 लाख रुपए दिए हस्बैंड ने वाइफ को, वाइफ ने 20 लाख खुद लगाए। कितना पैसा लगा दिया बिजनेस में? 30। लगभग 4 दिन बाद नया साल शुरू हो गया, 23-24। 23-24 के पहले दिन हस्बैंड का कितना पैसा लगा हुआ है? 10 लाख। वाइफ का खुद का कितना लगा हुआ है? 20 लाख। साल के पहले दिन देखना होता है कितना पैसा लाइफ पार्टनर का है। 10 लाख खुद लगाया, 20-30। साल के एंड में वाइफ को 1.5 लाख रुपए का लॉस आ गया बिजनेस में, तो 50,000 का रेशियो बनाओ, 10 लाख अपॉन में 30 लाख इंटू 150, 50,000 का लॉस तो हस्बैंड में जुड़ेगा और 1 लाख का लॉस वाइफ का रहेगा। इनकम होती 1.5 लाख, तो प्रोपोर्शनेट 50,000 का गेन किस में जुड़ेगा? हस्बैंड में। लाख रुपए किस में? वाइफ। समझ आया? मान लो एक केस, हस्बैंड वाइफ को 10 अप्रैल को पैसे दे रहा है, 1 अप्रैल को वाइफ का 20 लाख रुपया लगा हुआ है। 1 अप्रैल को वाइफ का कितना पैसा लगा है?
1 अप्रैल 23। लो जी, 1 तारीख को वाइफ का पैसा लगाया 20 लाख खुद का। हस्बैंड ने पैसा कब दिया? 10 अप्रैल को 10 लाख, जो कि उसने बिजनेस में लगा दिया। टोटल 30 लाख हो गया। इस साल 23-24 में पीजीबीपी की इनकम आई वाइफ को नेट प्रॉफिट। हाँ जी, रेशियो बनाऊं? साल के पहले दिन हस्बैंड का कोई पैसा नहीं है, तो आप इसकी कोई क्लबिंग नहीं करेंगे। नो क्लबिंग रिक्वायर्ड। टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ वाइफ। ये 3 लाख रुपए किसके हाथों में टैक्सेबल है? वाइफ। पता क्यों? क्योंकि साल के पहले दिन कोई पैसा हस्बैंड का नहीं है। हाँ, अगले साल होगी क्लबिंग। अगले साल 1 अप्रैल 24 को हस्बैंड वाला कितना होगा? 10 लाख। वाइफ का कितना हो जाएगा? 1 अप्रैल 24 को वाइफ का खुद का पैसा कितना है? वाइफ की कैपिटल इन्वेस्टेड कहना कितनी? $33 लाख बिजनेस में लगा है। 33 लाख बिजनेस में लगा है। 3 लाख रुपए किसका? प्रॉफिट का भी वाइफ के अंदर ही जुड़ा। वो वाइफ की कैपिटल 23 लाख होगी, हस्बैंड की 10। अब होगी रेशो 23 और 10 की। एक स्टूडेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, क्या सर एक काम हो सकता है? हस्बैंड ने 10 अप्रैल को दिए, कोई क्लबिंग नहीं, क्योंकि 1 तारीख को हस्बैंड का कुछ नहीं। 31 मार्च से पहले वापस ले ले। 2-3 अप्रैल को फिर दे दे। 31 मार्च से पहले वापस ले ले। क्लबिंग नहीं होगी। पर प्रैक्टिकली सोचो, इज इट पॉसिबल? लगता तो है, लेकिन बिजनेस, हाँ, बिजनेस में पड़ा पैसा यूं पड़ा कहां रहता है? अगर यूं ही पड़ा रहे तो लेके किया भी क्या आपने उस पैसे का? वो पैसा तो बिजनेस में ब्लॉक हो जाता है। कहां? डेटर में, मशीनों में, स्टॉक में पैसा ब्लॉक हो जाता है। पड़ा कहां है जो आप वापस ले लोगे? अगर पॉसिबल है कर लो कोशिश, फिर तो इसका मतलब वो पैसा काम आ भी नहीं रहा, नहीं होगी क्लबिंग। लेकिन ये इम्पॉसिबल है, लगता है ऐसे ही। ठीक है, समझ आए? ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये दोनों में काम आ रहा है। देखो ये पॉइंट 64-14 में भी और 6 में भी। सन्स वाइफ में दोबारा नहीं बताऊंगा ये पॉइंट। वाइफ सन्स वाइफ दोनों में है। वाइफ ने वो पैसा बिजनेस में लगाया, सन्स वाइफ ने भी वो पैसा कहां लगाया? बिजनेस में। तो रेशियो बनेगा 1 अप्रैल को, साल के पहले दिन, कितना अपना पैसा, कितना लाइफ पार्टनर का पैसा, साल के पहले दिन। मान लो 1 अप्रैल को हस्बैंड ने दिया और 1 अप्रैल को ही वाइफ ने बिजनेस में लगा दिया। ओके, 1 तारीख को लगा हुआ है हस्बैंड का पैसा, क्लबिंग होगी। ऐसे है। तो ये क्या कहता है? और एक चीज और, सेम प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में लगाया था वाइफ ने। इसकी बजाय ऐसा भी हो सकता है, सुनो, हस्बैंड ने 25 मार्च को 10 लाख रुपए दिए वाइफ को, वाइफ ने 20 लाख खुद डाले, 30 लाख रुपए किसी फर्म में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दी, पार्टनर बन गई वाइफ। 30 लाख रुपए उस फर्म में क्या लगा दी उसने? एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, एज अ पार्टनर। वहां से उसे 2-3 चीजें आ सकती हैं वाइफ को। क्या आ सकती है वहां से? सैलरी। सैलरी तो जो मेहनत करता है उसको मिलती है फर्म से, उस पर तो कोई क्लबिंग होने नहीं। वहां से उसे क्या आ सकता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको पता है क्लब तो होगा, पर फायदा क्या? प्रॉफिट टैक्सेबल नहीं होता। फर्म से आया हुआ प्रॉफिट क्यों टैक्सेबल नहीं होता? क्योंकि उस पर फर्म टैक्स
दे चुकी होती है। सेक्शन भी बताया हुआ है। हाँ जी, कौन सा सेक्शन बताओ? पार्टनरशिप फर्म से प्रॉफिट का शेयर आएगा तो वो पार्टनर की इनकम में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्प्ट है। क्यों? सेक्शन 10 आगे बोलो। 10(2)(a). 10(2)(a) प्रॉफिट ऑलरेडी फर्म ने टैक्स भर दिया है, आपकी इनकम में नहीं जुड़ेगा। सैलरी पे क्लबिंग वैसे नहीं होनी, क्योंकि सैलरी मेहनत वाले को मिलती है। वाइफ वहां नौकरी कर रही है तो वाइफ की रहेगी। रह गया क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में क्लबिंग होगी। अगर उस पार्टनरशिप से एक एप्पल को 30 लाख रुपए वाइफ ने लगाया हुआ है, 10 हस्बैंड वाला 20 अपना, 3 लाख रुपए इंटरेस्ट आया, तो लाख रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे टैक्स कौन देगा? हस्बैंड। 2 लाख पे टैक्स कौन देगा? वाइफ। यानी दोनों बातें हैं, हस्बैंड वाइफ या वाइफ हस्बैंड को पैसा दे और वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में लगाए तो उस प्रॉफिट की क्लबिंग कर लो। अगर वो पार्टनरशिप में लगाए तो वहां से आने वाले इंटरेस्ट की क्लबिंग कर लो। बोलो कोई डाउट? समझ आया? बोलो। तो यही कह रहा है, पढ़ो क्या कहता है। अगर उस लाइफ पार्टनर ने या सन्स वाइफ ने पैसा बिजनेस में लगा दिया या पार्टनरशिप में लगा दिया तो इंटरेस्ट या प्रॉफिट के शेयर की क्या होगी? क्लबिंग। क्लबिंग का फॉर्मूला क्या है? देखो, इनकम फ्रॉम बिजनेस या फिर क्या है यहां? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। एक ही बात है, एक ही रूल है। इनटू इन्वेस्टमेंट, जो ट्रांसफर हुए थे पैसे उसमें से साल के पहले दिन कितने लगे हुए हैं, अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट फर्स्ट डे ऑफ द ईयर कितनी है। रेशियो फर्स्ट डे ऑफ द ईयर के पैसे का बनाना है, साल के बीच में दिए हुए पैसे को इग्नोर करना है, क्लबिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, समझ जाओगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ो। वैभव ने बिजनेस कब शुरू किया? 5 लाख लगाए वैभव ने। एक एप्पल बाई कौन से साल में आ गया? ये 22-23 में आ गया। कहते ही इनकर्ड लॉस ऑफ, कितना लॉस आया? 2 लाख। अच्छा, वैभव ने 5 लाख लगाए थे, 22-23 में 2 लाख लॉस आ गया। वैभव की कैपिटल कितनी बची? बोलो। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड कितनी की थी? बोलो। लेकिन पीजीबीपी में क्या गया? नेट लॉस 2 लाख। उसकी क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च 23 को कितनी रहेगी? 3 लाख रहेगी लॉस की वजह से। लो जी, टू आउटकम द फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी वाइफ ने, विशाली है वाइफ वैभव की, विशाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 5 लाख रुपया एक अप्रैल 23 को वैभव को देती है कि ले भाई तू कर ले काम। ठीक है, पता है क्यों बताया? विशाली इंजीनियर है, क्यों? क्योंकि विशाली के अपने पैसे हैं। पता लगे वैभव के ही पैसे विशाली को दे दिए, विशाली वैभव को दे दी, ना ना ना, ये विशाली के खुद के पैसे हैं, इंजीनियर है वो, और उसने 5 लाख अपनी इंजीनियर की नौकरी से कमाए हुए किसको दे दिए? ये 5 लाख रुपए अपने हस्बैंड वैभव को, जो कि उसने इमीडिएटली बिजनेस में लगा दिए। कब दिए ये पैसे बताओ? 1/4/23, यानी 1/4/23 को, 1/4/23 को वैभव की खुद के कितने लगे हुए हैं? 5। वैशाली ने किसको दिए? वैभव को। कब? और इन्वेस्टेड इन बिजनेस, बिजनेस में लगा दिए बाय वैभव। वैभव ने पैसे 5 लाख विशाली के बिजनेस में लगा दिए। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी 1 तारीख को? टोटल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस 1/4/23 को टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 8 लाख। इस साल कितनी कमाई हुई वैभव को? इस साल वैभव को 4 लाख कमाई हुई है, वो तो पिछले साल लॉस था। इस साल क्या है? वैभव को कमाई हुई कितने रुपए? 4 लाख। किस साल? 23-24 में। 23-24 में पीजीबीपी वैभव के बिजनेस में कितना आ गया? 4। तो भैया रेशियो बनाओ, क्लबिंग वाइफ वैशाली, वैशाली की इनकम में कितना जुड़ेगा? 4। कितनी कमाई है वैभव की? 4 लाख। कितने रुपए पे साल के पहले दिन? 8।
वैशाली वाले कितने पैसे हैं 5 ये। और कहता है टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ वैभव, वैभव के हाथों में कितना टैक्सेबल होगा 4 लाख कितने पे कमाई है 8 लाख पे, इनटू वैभव के अपने 3 लाख हैं, 1.5 लाख रुपए पे कोई क्लबिंग नहीं, 2.5 लाख पे क्या होनी है क्लबिंग। टैक्स कौन देगा 2.5 लाख पे वैशाली। समझ आ गया ये बोलो। तो 2.5 लाख रुपए पे टैक्स वैशाली देगी, 1.5 लाख रुपए पे टैक्स कौन देगा वैभव। रेशो 3 लाख 5 लाख की रेशो में बट गया। 56:10 लगना नहीं भाई, नहीं लगना, वाइफ हस्बैंड है वो, रिलेटिव है, 56:10 नहीं लगना। बोलोगे डाउट, कोई प्रॉब्लम। एक और देखो इसी का, हाँ जी एक और क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। मिसिज ए ने बिजनेस शुरू किया 2017 में, ठीक है पुराना बिजनेस है, उसकी कैपिटल कितनी है 1/4 को, मिसिज की कैपिटल कितनी 3 लाख, मिस्टर ए हस्बैंड है जो 2 लाख रुपए मिसिज ए को 10 अप्रैल 22 को दे रहा है, 10 दिन लेट दे रहा है। हस्बैंड का पैसा लगा दिया वाइफ ने बिजनेस में, लगा दिया, अब वो 1.5 लाख रुपए कमा रही है इस साल 22-23 में, 23-24 में 390, 23-24 में बाद में चलेंगे, पहले 22-23 बोलो। 22-23 में 1 अप्रैल 22 को वाइफ की कैपिटल कितनी है कितनी कैपिटल है वाइफ की। हस्बैंड ट्रांसफर टू वाइफ ऑन 10 अप्रैल 22 कितने दे रहा है 2 लाख। टोटल पैसा 1 तारीख को तो नहीं दे रहा वो, इसमें वाइफ ने कमाया 2022-23 के नेट प्रॉफिट बताना कितने हैं 150, इसमें क्लबिंग होगी नो क्लबिंग, क्योंकि 1 अप्रैल को हस्बैंड का पैसा नहीं है। तो बताओ 1/4/23 को अगला साल शुरू हो गया 23-24, इस साल वाइफ की कैपिटल कितनी लगी मानोगे आप 3 लाख वाइफ के लगे थे, ये 1.5 लाख रुपए पे भी टैक्स वाइफ को देना है, 4.5 लाख रुपए वाइफ के हो गए। हस्बैंड की कैपिटल कितनी इन्वेस्ट हुई है टोटल 1 तारीख को कितनी इन्वेस्टमेंट है 6.5 लाख है। इस साल कितने कमाए वाइफ ने 23-24 में वाइफ ने कमाए हैं 390, 23-24 में 390 का बनाओ, फिर कैसे करोगे। नेट प्रॉफिट ऑफ ईयर 23-24 390 टू वाइफ, वाइफ का बिजनेस है, रेशो बनाओ क्लबिंग विद हस्बैंड, हस्बैंड में जा जुड़ेगा, और टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ वाइफ, टैक्सेबल फॉर वाइफ कितना होगा देखो 390, कितना पैसा लगा साल के पहले दिन 6.5 लाख। हस्बैंड वाला कितना है हाँ जी बोलो कितना कितना हो गया 6414 में क्लबिंग होगी बोलो 6.5 लाख पता लगा कैसे बना। प्रॉफिट वाइफ में जुड़ा, कोई क्लबिंग नहीं हुई, वाइफ की कैपिटल बढ़ के 3 + 1.5 कितनी होगी 4.5। हस्बैंड वाले पैसे पीछे से चले आ रहे हैं 2, पिछले साल तो 1 अप्रैल में नहीं दिए थे, अब तो 1 अप्रैल में ऑलरेडी लगे हुए हैं वो, तो कितना 6.5 लाख रुपए पे टोटल कितना 390 इंटू 2 लाख रुपए हस्बैंड वाले 4.5 खुद वाले, इस पे कोई क्लबिंग नहीं, टैक्स कौन देगी वाइफ, इस पे टैक्स कौन देगा हस्बैंड, इस पे क्लबिंग होगी।
सही है, बोलो, समझ आया? ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है, पढ़ो। सेम वही क्वेश्चन, क्या मिस्टर ने ए ने 25,000 रुपए वाइफ को दिए 25 मार्च को, मिसिस ने 26 मार्च को 75,000 एक फर्म में लगा दिए एज अ कैपिटल। वाइफ क्या बन बैठी वहां जाके? पार्टनर। 75,000 लगा रही है, 25 हस्बैंड वाले, 50 अपने। वहां से इस साल कितना इंटरेस्ट आया वाइफ को? 12,000। 12,000 का रेशियो बना लो। साल के पहले दिन हस्बैंड वाले कितने हैं? 25, खुद वाले मिला के सारे कितने हैं? 75। तो 12,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, तो 4,000 पे क्या हो जाएगी? क्लब। इस पे टैक्स कौन देगा? इस पे टैक्स हस्बैंड देगा। 4,000 रुपए पे हस्बैंड देगा, 8,000 रुपए पे टैक्स कौन देगा? वाइफ देगी। बोलो, चले आगे। इनकम पे इनकम की क्लबिंग नहीं होती, याद रखना। नो क्लबिंग ऑन इनकम ऑन इनकम। इनकम ऑन इनकम की कोई क्लबिंग नहीं होती, समझ गए? हस्बैंड ने वाइफ को दी एफडी, एफडी का ब्याज है, वाइफ ने वो भी बैंक में डाल दिया। उस एफडी के इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट आएगा उसकी कोई क्लबिंग नहीं। हस्बैंड ने वाइफ को शेयर दिए, उन शेयरों पे बोनस शेयर आए, उन बोनस शेयर को बेच के कैपिटल गेन आएगा तो कोई क्लबिंग नहीं। उन बोनस शेयर पे डिविडेंड आएगा, कोई क्लबिंग नहीं। क्लियर? बढ़ी हुई प्रॉपर्टी, बढ़ी हुई एसेट्स पे कोई क्लबिंग का रूल नहीं लगेगा। ए ने वाइफ को फ्री में शेयर दिए, उन शेयरों पे वाइफ को बोनस शेयर आए, बोनस शेयर पे जो डिविडेंड आएगा उसकी कोई क्लबिंग नहीं, ओरिजिनल शेयर पे जो डिविडेंड आएगा उसकी क्लबिंग होगी। हस्बैंड ने वाइफ को क्या दिए? डिवेंचर, जिस पे 10% इंटरेस्ट आया, मान लो 5,000। 5,000 रुपए पे टैक्स कौन देगा? हस्बैंड देगा। लेकिन वाइफ समझदार है, वो 5,000 भी बैंक में जमा करा देती है। उस पे जो इंटरेस्ट आएगा 5,000 का 8%, 5,000 का मान लो इंटरेस्ट की रेट 8% है, 400, नो क्लबिंग। इस पे बढ़ी हुई इनकम पे इनकम की कोई क्लबिंग नहीं। टैक्स कौन देगा? टैक्सेबल फॉर वाइफ। इस पे हस्बैंड नहीं देगा, कोई क्लबिंग नहीं होनी। बोलोगे डाउट? समझ आया? ये सेक्शन अभी अभी बताया था मैंने आपको, 6417 और 6414 किस चीज का था? वाइफ को ट्रांसफर करता है सेट 6, सन्स वाइफ 7 और 8, ये रे। सेवन और 8 क्या? किसी तीसरे बंदे को सेट ट्रांसफर कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ वाइफ और सन्स वाइफ। अभी 7.5 वाला एग्जांपल लिया था कि अपने ब्रदर इन लॉ को दे देता है, वो अपनी सिस्टर को इनकम दे रहा है, यानी वाइफ को घूम फिर के बेनिफिट आ रहा है ना, क्लबिंग तब भी होगी। दोस्त को दे दिया कोई बात नहीं, पर दोस्त से रेंट किसको आ रहा है? वाइफ को, तो वो गलत है ना। तो किसी पर्सन को सेट्स देना फॉर द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ वाइफ और सन्स वाइफ, उस पे भी क्या होगी? क्लबिंग। तो यही कह रहा है, अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन को या एओपी को ट्रांसफर करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ वाइफ और सन्स वाइफ, तो भैया क्लबिंग होगी। वो जो इनकम वाइफ सन्स वाइफ को आ रही है उस पे टैक्स कौन देगा? हस्बैंड या फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। एग्जांपल पढ़ लो। ए ने अपना घर किसको दे दिया? बी को, इस शर्त के साथ कि बी तू रेंट का आधा मेरी वाइफ को दे देना। तो वाइफ का बेनिफिट हो रहा है आधा, तो ये कह रहा है रेंटल इनकम 50% किस में जा जुड़ेगी? मिस्टर ए। जितना बेनिफिट वाइफ सन्स वाइफ को आया है उतना बेनिफिट क्लब हो जाएगा। क्लियर? बोलो, सही है? पर वो कह रहा है, कहता है आजकल ये सेक्शन काम का रहा नहीं, पता क्यों? क्योंकि ऐसे ही किसी को दोगे तो उस पे 56:10 लग जाएगा, वो फंस जाएगा उसकी अदर सोर्सेज। लेकिन रिश्तेदार को तो हो सकता है वो साले साहब को दिया था, वो 56:10 भी नहीं था। इनकम वाइफ को आ रही है, जितनी इनकम वाइफ को आ रही है उस पर टैक्स कौन देगा? हस्बैंड देगा। क्लबिंग होगी, उस पर 56:10 भी नहीं लगेगा। ये 1 है, 1 6417 6418, ठीक है। अगर पूरे पैसे लेके ट्रांसफर करोगे तो क्लबिंग होगी,
पैसे ही पूरे ले लिए, फिर काय की क्लबिंग। एक इलस्ट्रेशन पढ़ना 7, पढ़ो इलस्ट्रेशन 7। कह रहा है मिसिस कस्तूरी ने प्रॉपर्टी किसको दे दी, किसी कंपनी को, और उसके साथ ये कंडीशन है रेंट की इनकम 36,000 रुपए किसके बेनिफिट में काम आएगी। कस्तूरी ने कहा हमारी बहू के काम आएगी 36,000 रुपए ये इनकम, कंपनी को दे दी। तो इसमें मिस्टर कस्तूरी कह रही है 36,000 जो मिसिस सन की मिसिस के काम आएगी, सन वाइफ के, वो मेरी इनकम में ना जोड़ी जाए क्योंकि प्रॉपर्टी तो मेरी रही नहीं, प्रॉपर्टी तो कंपनी की होगी। गलत, प्रॉपर्टी कंपनी की होगी लेकिन उससे इनकम तुम्हारे सन्स वाइफ को आ रही है ना, तो जितनी इनकम सन्स वाइफ को आ रही है उस पे क्या लगेगा, क्लबिंग का रूल, कस्तूरी को टैक्स देना पड़ेगा जितनी इनकम उनकी बहू को आ रही है। तो 64(1)(8) सेक्शन यही तो कहता है किसी थर्ड पर्सन को दे दिया विदाउट कंसीडरेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ तो क्लबिंग के रूल लगेंगे। मिस्टर मिसिस कस्तूरी को इस पे टैक्स देना है। क्लियर। अगर कंपनी ले रही है कस्तूरी से ये गिफ्ट और ये 50,000 ज्यादा वैल्यू का हो तो कंपनी को अदर सोर्सेज में 56(10) में टैक्स भी देना पड़ेगा। अब मुझे पता नहीं उस चीज की वैल्यू कितनी है, तो अगर वो 50 से ज्यादा हुई तो कंपनी बिना रिलेटिव से गिफ्ट फुल्ली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल अदर सोर्सेज में। इसलिए पॉइंट अब कम काम आने लगे ना। क्यों कम काम आने लगे, क्योंकि वो देते ही नहीं, अनजान आदमी को कोई लेगा ही नहीं ना वो। सही है। अब कह रहे पूरे पैसे नहीं लिए, बता चुका हूं 20 लाख वाले कार के 15 लाख रुपए लिए, 5 नहीं लिए, तो रेशियो में हो जाएगी क्लबिंग। घर है, सन्स वाइफ को घर दिया 1 करोड़ वाला 40 लाख में दे दिया, तो 60 के मालिक आज भी फादर इन लॉ हैं, तो 40-60 में रेंट बांट लिया जाएगा। बस प्रोपोर्शनेट वही कह रहा है कि असेट वाइफ को दी या सन्स वाइफ को दी, पूरे पैसे नहीं लिए, प्रोपोर्शनेट क्लबिंग कर लो कि 1.5 लाख वाली प्रॉपर्टी कितने में दे दी, कोई प्लॉट है कुछ 1.5 लाख वाली प्रॉपर्टी कितने में दे दी, लाख, 50 का मालिक अभी भी ट्रांसफर है, इनकम आएगी तो उसके टुकड़े करने पड़ेंगे। मान लो इनकम 3,000 आ रही है 1.5 लाख की प्रॉपर्टी में, तो 50,000 का ओनर तो आज भी ट्रांसफर है, तो 1,000 रुपए की क्लबिंग होगी, हाँ होगी, बाकी 2,000 की नहीं होगी क्योंकि वो पैसे दे के खरीदा गया है। समझ गए। हस्बैंड ने वाइफ को आधे पैसे लेके घर दे दिया, 1 करोड़ वाला 50 लाख में दे दिया, तो डीम्ड ओनर का सेक्शन आधे की क्लबिंग करेगा, आधे पे टैक्स कौन भरेगी, वाइफ। कोई डाउट यहां तक। बच्चा माइनर, ध्यान देखना, बच्चा माइनर, बच्चा कौन, माइनर। अपने हिंदुस्तान में बच्चे क्या है, नाक नहीं साफ होता लोगों से और वो आपको जी अलग घर में रह जाएंगे। अपने शहरों में पॉसिबल है। अब मैं बच्चे उसकी बात कर रहा हूं 14-15 साल वाले, 14-15 साल के बच्चे फॉरेन में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और एक बच्चे के पेरेंट्स कह रहे हैं ना जी ये बच्चा तो आजाद है, इंडिपेंडेंट है, अलग घर में रहता है। पॉसिबल है क्या हिंदुस्तान में? 10th का बच्चा ही कितने साल का हो जाता है, 16-16 साल का तो 10th में हो जाता है। इतनी समझ है वो लोग घर में रह लेगा, इंडिपेंडेंट लाइफ, मम्मी पापा मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करना बंद करो, ये मेरी लाइफ है, कह देगा वो, तो 2 लगाएंगे उसके। क्या नया ठीक से जाता नहीं इंडिपेंडेंट लाइफ जिएगा। लेकिन ऐसा है फॉरेन में, फॉरेन में ऐसा सुना होगा, ऐसे वहां लाइफ ऐसी होती है। अभी कोई न्यूयॉर्क में शादी थी, कोई अंकल है, मामा जी हैं, उनके बेटे की शादी थी, तो उन्होंने यहाँ बुलाया, जाना तो वहां कौन जाए, इतने किराए हैं, इतना टाइम, और हर कोई जा नहीं सकता। उनको शौक था कि हमारे रिश्तेदार हिंदुस्तान से आए, देखें हमारी ये प्रोग्राम, पैसा उन्होंने खूब कमा लिया, तो उन्होंने टिकटें भी ऑफर कर दी कई रिश्तेदारों को जो नहीं जाना चाहते, कहते टिकट ले लो, आ जाओ, होटल आटल सब बुक है। तो कुछ रिश्तेदार चले भी गए यहाँ से, कुछ चले गए, किसी किसी फैमिली से कदा कदा। तो आके बताते, कहता शादी क्या थी, वहां तो और ही सिस्टम था। कैसे? कहता जी लड़का था वो इंडियन, पैदा हुआ था यूएस में क्योंकि वो बहुत पुराने बसे हुए हैं वहां, शादी की थी चाइनीज लड़की से, और कहता जी शादी करके वो अपने घर चला गया। मतलब वहां ऐसे ही कल्चर है ना, उसके अपने घर, कहता हम तीसरे घर, और जिन्होंने गेस्ट होस्ट थे जिन्होंने बुलाया था वो अपने घर।
यार हमें तो मजाक सा ही लगा सारा, भी हमें बुला लिया, ठीक है लड़की की अपनी लाइफ है, वो वहां ऐसे ही सिस्टम है। वो कहता है शादी बड़ी थी, था ही नहीं थे, वो 6 साल से इकट्ठे रह रहे थे, वहां ऐसे ही सिस्टम है, कल्चर ऐसा है। वो कहा 6 साल से हस्बैंड वाइफ ही थे, बस वो तो फॉर्मेलिटी थी शादी की। वो अपने घर में रह रहे थे, अपने घर में चले गए, वो जिन्होंने बुलाया था वो अपने घर, रिश्तेदार होटल बुक था, होटल। और कहता जी अजीब सा सिस्टम, वहां का कल्चर ही ऐसा है। वहां तो क्या 15-14 साल तक तो बच्चे पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, उसके बाद वो अपनी लाइफ अपना कमाते हैं, वहां काम को मिल जाते हैं सबको, और अपनी तरह इतना पढ़ना भी नहीं पड़ता, वहां छोटा बड़ा काम नहीं होता, हर कोई सारे काम कर लेता है। तो वहां होता होगा। हमारे यहाँ माइनर की हालत क्या होती है आपको पता ही है, बेचारे को कुछ दुनिया में रहने के लिए खाना पीना घर बार कहाँ पे अपना बना लेगा, बना भी ले तो उसको बचाए रखना ही अपने शहरों में, अपने इंडिया में मुश्किल है, कब्जे कर लेते हैं लोग और बड़ी दिक्कतें हैं। चलो, तो इनकम टैक्स ने कहा माइनर बच्चे की इनकम बिना मेहनत वाली, बिना मेहनत वाली मींस जिसमें ना उसने हार्डवर्क किया ना स्किल। कौन सी इनकम मतलब, माइनर बच्चे की कौन सी इनकम, विदाउट पर्सनल एक्सर्शन। पर्सनल एक्सर्शन का मतलब होता है विदाउट स्किल, हार्डवर्क, मेहनत, एक्टिंग, डांसिंग, बर्तन साफ करना, मेहनत है। कोई भी अगर इस मेहनत के बिना इनकम कमाई, कौन सी, जैसे कि इंटरेस्ट, रेंट, लॉटरी, इन सब में मेहनत होती है क्या, फिजिकल लेबर होती है कि इन सब में नहीं होती ना, इन सब में फिजिकल लेबर। तो कहता है इंटरेस्ट कमाया, रेंट कमाया, लॉटरी की इनकम, ये सब किस में क्लब होगी, टू बी क्लब्ड। बच्चे की ये कमाइयां किस में जोड़ लो, मम्मी या पापा हु हैव ग्रेटर इनकम, हु हैव ग्रेटर इनकम एक्सेप्ट माइनर्स इनकम। अपनी खुद की इनकम उनकी जिसकी ज्यादा है, मम्मी कमा रही है साल के 7 लाख, फादर कमा रहे हैं साल के 12 लाख, फादर में जोड़ो, और बार बार फादर में ही जोड़ेगा इनकम टैक्स, बच्चे की इनकम, जब तक कि फादर चैलेंज ना करे भैया अब इसकी मम्मी पे टैक्स लगाओ क्योंकि उसकी इनकम मुझसे ज्यादा है, तब तक इनकम टैक्स जिसमें पहली बार जोड़ेगा आगे भी उसी में जोड़ता रहेगा जब तक बच्चा मेजर ना बन जाए। समझ गए, हाँ जी। बच्चे के पास प्रॉपर्टी कहां से आई, मैं बार बार कह रहा हूं, इससे मतलब नहीं है। बच्चे के पास प्रॉपर्टी कहां से आई मतलब नहीं है, मेहनत करके कमाई उससे मतलब नहीं है, पर उससे आने वाली इनकम तो मेहनत की नहीं है। रेंट, इंटरेस्ट, एफडी का ब्याज, कोई ऐसा बिजनेस जिसमें बच्चे का नाम ही चल रहा है, मेहनत मुनत नहीं कर रहा, लॉटरी, ये सब कमाइयां किस में जुड़ेंगी, मम्मी पापा जिसकी इनकम ज्यादा है। अगर मम्मी पापा की शादी बढ़िया चल रही है, तो अगर उनका डिवोर्स हुआ है और वो मम्मी के साथ रहता है अपनी, तो वो इनकम मदर में ही जुड़ेगी, नेचुरल है। जब वो हस्बैंड वाइफ की मैरिड लाइफ बढ़िया नहीं चल रही, मैरिज सब्सिस्ट नहीं करती, तो बच्चे की बिना मेहनत की कमाई किस पेरेंट में जोड़ो, हु मेंटेन्स द चाइल्ड, जो बच्चे को संभालता है। क्लियर, बोलो। लेकिन बच्चे ने जो एक्टिंग से कमाया, कहता है माइनर की कौन सी इनकम, माइनर की इनकम विद हार्ड वर्क, स्किल, पर्सनल एक्सर्शन, जो बच्चे ने मेहनत करके कमाया, सच एज सैलरी, चाहे बर्तन ही क्यों ना साफ करता हो, टैलेंटेड है, टैलेंट से कमाया, एक्टिंग से कमाया, डांसिंग से कमाया, सॉफ्टवेयर बना के कमाया, ये सारी इनकम पे नो क्लबिंग रिक्वायर्ड, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ माइनर। इस पे टैक्स कौन देगा, माइनर। बच्चे के मम्मी पापा बहुत खुश हैं और बच्चा भी खुश है क्योंकि मम्मी पापा खुश हैं। क्यों, मदर फादर क्यों खुश हैं,
क्योंकि बच्चे को अलग से 2.5 लाख या 87 है, 5 लाख माफ होगी। समझ गए? मम्मी पापा में जुड़ते तो मम्मी पापा की खुद की और बच्चे की जोड़ के एक बार 2.5 लाख माफ होते, एक बार 87 ही मिलती। अब बच्चे को अलग से माफ होएगी, इसलिए बच्चा खुश है क्योंकि मम्मी पापा खुश हैं। टैक्स क्या बनेगा? कम। बच्चे पे टैक्स, कई बार माइंड में पता क्या था, ओहो बेचारे बच्चे पे टैक्स लगाओगे, नहीं खुश है बच्चा, बच्चे पे टैक्स कम लगेगा क्योंकि 2.5 लाख माफ। ऐसे समझ गए? एक्टिंग, डांसिंग, टीचिंग, सॉफ्टवेयर बनाना, टैलेंट शो में जाता है वो बच्चा, और बर्तन साफ करता है बच्चा, पार्टनरशिप से सैलरी ले रहा है, सैलरी पार्टनरशिप मेहनत वाले को देती है। एक्टिंग या हार्डवर्क करके कमाया, इस पे टैक्स कौन देगा? इस पे टैक्स बच्चा। ये बात है 22-23 की। लो जी, ईयर 22-23 में बच्चे ने इनकम कमाई अपने हार्डवर्क से, इनकम बाय हार्डवर्क 10 लाख, 10 लाख रुपए कमाई, इस पे टैक्स कौन देगा? टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ माइनर। पर बच्चा बड़ा समझदार है, कहता है इसकी एफडी करवा देता हूं, कल को बड़ा होकर शादी भी करनी है, पैसे बड़े चाहिए होंगे। कहता जी इसको क्या करवा देता हूं? एफडी। उसने, बच्चे ने ये पैसा कहां जमा कर दिया? अमाउंट ऑफ 10 लाख डिपॉजिटेड टू एसबीआई एफडी। स्टेट बैंक में एफडी करवा दी जिसपे 8% इंटरेस्ट है। अगले साल 23-24 में क्या आया? स्टेट बैंक वाली एफडी 10 लाख पे कितना इंटरेस्ट आया बोलो? क्लबिंग होगी? अब एक स्टूडेंट कहता है सर उसने तो मेहनत करके कमाया था, तो उस मेहनत वाले पे थोड़ी क्लबिंग हुई, पर मेहनत वाले को बैंक में डाल दिया। हम ये नहीं कह रहे बच्चे के पैसे हैं, हम ये कह रहे हैं ये पैसे तो बिना मेहनत के हैं, ये पैसे तो बिना मेहनत के हैं, इस पे क्लबिंग होएगी। ये पैसे ब्याज, बात कौन से पैसे किसके आए कहां से आए मतलब नहीं, बात ये पैसे बिना मेहनत के हैं कि मेहनत के हैं? बिना मेहनत के हैं, इसलिए इस पे क्लबिंग होगी। मदर फादर जिसकी इनकम ज्यादा है उसमें जुड़ेगी। और एक सेक्शन है, कहता है बच्चे की इनकम जितनी पेरेंट्स में जुड़ी, मैक्सिमम 1500 रुपए पर बच्चा माफ है। इन हुज इनकम माइनर्स इनकम हैज बीन क्लब्ड। फादर में 2 बच्चों की इनकम जुड़ी, एक बच्चे की 1200, दूसरे वाले की 3000, 3000 और दूसरे बच्चे की कितनी इनकम जुड़ी? फादर में 1200, 4200 जुड़े। और फादर ओल्ड रिजिम में चल रहे हैं, 115 बीएसी नहीं ऑप्ट कर रहे, तो सेक्शन 1032 में कितना माफ? 1500 ये माफ, इसका 1200 का 1200 माफ, 1500 इसका 0, 1500 क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। जुड़ी बच्चे की 1200 है, 1200 माफ, जिसकी 3 जुड़ी उसके कितना माफ? 1500, बाकी का 1500 क्या हो गया? टैक्सेबल। बच्चे जितने मर्जी हो 1500 माफ होके रहेंगे। 4 बच्चे की इनकम है जुड़ी तो चारों का 1500 1500 माफ, 6 बच्चे हैं 6 का 1500 माफ। यहां बच्चों की कोई लिमिट नहीं है। कई जगह थी ना 2 बच्चों की लिमिट, 1042 वाले अलाउंस थे, चिल्ड्रन एजुकेशन हॉस्टल 300 100
हॉस्टल का 300 पढ़ने का 100, मैक्सिमम 2 बच्चे। एलटीसी में भी मैक्सिमम 2 बच्चे। लेकिन यहां पे ना जी ना, कोई लिमिट नहीं। पर याद रखना, न्यू रिजीम में माफ नहीं होगा। ओल्ड रिजीम, ऑप्शनल रिजीम ऑप्ट किया है तो पर बच्चा 1500 माफ। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान लो राम ने अपना मेजर लड़का है, मेजर सन 19 साल का है। राम का मेजर लड़का कौन है? अंकुर, 19 साल का। उसे हाउस ट्रांसफर कर दिया फ्री में, विदाउट कंसीडरेशन। उस बच्चे को रेंट आ रहा है। हाँ जी बोलो, क्या कह रहे हैं? राम ने अपना घर किसको ट्रांसफर कर दिया? अपने मेजर लड़के को, जो 19 साल का है। उससे लड़के को रेंट आ रहा है 4 लाख रुपए। इस रेंट पे टैक्स कौन देगा? क्लबिंग? नो क्लबिंग, यस, क्योंकि वो लड़का क्या है? मेजर। नो क्लबिंग रिक्वायर्ड, नो क्लबिंग रिक्वायर्ड, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मेजर सन। लड़का टैक्स देगा। थोड़ा चेंज कर देता हूं, ये लड़का क्या है? माइनर, और ये है 16 साल का। 16 साल का लड़का है। हाँ जी, क्या कहते हो? बोलो। 16 साल के लड़के को फ्री में घर दे दिया, क्लबिंग होगी? नो क्लबिंग रिक्वायर्ड। क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी है। हाउस प्रॉपर्टी बच्चे को देने पे राम, फादर कौन है यहां? राम विल बी कंसीडर्ड एज डीम्ड ऑनर। आ गया ना? अंडर सेक्शन 27 बच्चे के पास घर आया फादर से, तो उसका ऑनर कौन माना जाएगा? फादर। कोई क्लबिंग की नो नीड ऑफ क्लबिंग। हाँ, टैक्स कौन देगा ये? इस पे टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेंट 4 लाख, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इस पे टैक्स कौन देगा? 4 लाख रुपए पे राम। 1032 मिलेगी? हाँ जी, 1032 क्यों नहीं मिलेगी? बोलो। हाँ जी, क्यों नहीं मिलेगी 1032? क्लबिंग हुई नहीं। क्लबिंग कहां हुई? क्लबिंग होगी फादर में बच्चे की इनकम तो मिलेगी ना 1032। देयर इज नो क्लबिंग रिक्वायर्ड एज इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू माइनर सन, फादर और मदर विल बी ट्रीटेड एज ऑनर। जब वो डीम्ड ऑनर है अंडर सेक्शन 27 में, उस रेंटल इनकम पे टैक्स फादर मदर देंगे जिसकी वो इनकम प्रॉपर्टी है। कोई क्लबिंग हुई नहीं तो 1032 मिलने का सवाल ही कहां उठता है। कोई 1032 इस पे नहीं मिलने वाली। सही है? थोड़ा सिचुएशन बदलता हूं। मेजर लड़का होता तो लड़का ही टैक्स देता, फिर तो वैसे ना डीम्ड ऑनर वाला रूल लगता, ना सेक्शन 64(1) ने क्लबिंग वाला। माइनर मैरिड डॉटर है, माइनर मैरिड डॉटर है जिसका नाम है अंकिता। याद करो, क्या याद करना है? आपको हाउस प्रॉपर्टी में बताया गया था, अगर माइनर लड़के को प्रॉपर्टी दी तो फादर विल बी या मदर विल बी ट्रीटेड एज ऑनर। लेकिन वह एक्सेप्शन था, पढ़ लेना नोट्स। माइनर मैरिड डॉटर को प्रॉपर्टी दे दी तो डीम्ड ऑनर का रूल नहीं लगेगा। ये फादर राम वॉज नॉट, नोट कर दो अब, वॉज
नॉट टू बी ट्रीटेड एज डीम्ड ऑनर। अब वो डीम्ड ऑनर नहीं माने जाने, नहीं माने जाने, डीम्ड ऑनर नहीं माने जाने। तो क्योंकि वो घर किसका मान लिया, लड़की का, डीम्ड ऑनर नहीं माने जाने। पर क्योंकि वो लड़की माइनर है, 64 1A माइनर में फर्क नहीं करता मैरिड अनमैरिड, 64 1A लगेगा। यस 64 क्या लगेगा, 64 अंडर सेक्शन 64 1A क्लबिंग रिक्वायर्ड, क्लबिंग होगी। इस 4 लाख पे टैक्स कौन देगा, फादर, फादर देंगे टैक्स इस 4 लाख रुपए पे। तो इस पे क्या होगा, 1032 की डिडक्शन अलाउड होगी, अलाउड, 1032 की डिडक्शन अलाउड होगी। बोलो बोलो, कहानी उल्टी होगी। लड़की मैरिड है, माइनर है, मेजर होती लड़की होती, लड़का क्लबिंग होनी नहीं, ना डीम्ड ऑनर। माइनर है लड़का, डीम्ड ऑनर फादर मान लिए गए, फादर की प्रॉपर्टी, रेंट भी किसका, फादर का, क्लबिंग की जरूरत नहीं, 1032 मिलेगा नहीं, क्लबिंग हुई नहीं। लेकिन लड़की माइनर मैरिड है, सेक्शन 27 उसे डीम्ड ऑनर नहीं मानता था फादर को, घर किसका माना जाएगा, लड़की का। पर क्योंकि वो लड़की क्या है, माइनर, माइनर होने की वजह से चाहे मैरिड हो, सेक्शन 64 1A विल अप्लाई, 64 1A विल अप्लाई, वो अप्लाई होगा, 64 1A विल अप्लाई। तो क्लबिंग होगी, यस, क्लबिंग रिक्वायर्ड। फादर में जा जुड़ा रेंट, हाँ, तो फादर को इस 4 लाख में से क्या माफ हो जाएगा, 1500, सेक्शन 1032, 398,500 इनकम रह जाएगी। क्लबिंग होगी तो डिडक्शन भी मिल गई 1032। क्लियर, यानी माइनर हो या लड़की या लड़का, क्लबिंग होगी 64 1A कहता है। लेकिन एक्सेप्शन हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी माइनर लड़के की है तो वो क्लब होके किसकी मानी जाएगी, फादर ने दी है इसलिए फादर की मानी जाएगी, और क्लबिंग की जरूरत नहीं, टैक्स फादर को ही भरना है रेंट पे। लेकिन माइनर डॉटर को प्रॉपर्टी दी तो वो मैरिड है, डीम्ड ऑनर फादर को नहीं माना जाएगा, लड़की को माना जाएगा। लेकिन लड़की क्योंकि माइनर है इसलिए माइनर की रेंट की इनकम किस में जा जुड़ेगी, उसके फादर में या मदर, जिसकी इनकम ज्यादा है। और फादर में जुड़ गई, मान लो 1500 रुपए पर चाइल्ड क्या है, माफ, अगर वो कौन सा रिजीम ऑप्ट करते हैं, ओल्डर रिजीम। सही है, बोलो। लड़का या लड़की साल में 18 साल का हो गया, 1 जनवरी 24 को 18 का हो गया, तो जनवरी 24 के बाद के 3 महीने की इनकम की कोई क्लबिंग नहीं होगी, क्योंकि अब वो क्या है, 18+ है। 1 जनवरी 24 से पहले वाले 9 महीने की इनकम की क्लबिंग होगी, क्योंकि वो क्या है, माइनर है। समझाया? तो बस सेक्शन 64 1A यही बताता था, क्या, माइनर की इनकम, मैरिड डॉटर की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो क्लब होगी, लेकिन माइनर लड़के के हाउस है तो वो डीम्ड ऑनर फादर को माना जाएगा, इसलिए क्लबिंग की जरूरत नहीं। वैसे कौन सी कमाइयां क्लब होती हैं जो बिना मेहनत की होती हैं, विदाउट स्किल वाली, जैसे कि इंटरेस्ट, रेंट, लॉटरी एटसेट्रा, ये पेरेंट्स में जुड़ती हैं। मैरिज सब्सिस्ट करती है तो जिसकी इनकम ज्यादा है उसमें, और मैरिज सब्सिस्ट नहीं करती, डिवोर्स वगैरह हुआ है तो जिसके साथ बच्चा रहता है उसमें जुड़ेगी। एक बार जिस पेरेंट में जुड़ गई उम्र भर उसी में जुड़ेगी, जब तक ऑप्शन चेंज करने के लिए ऑफिसर को याद ना दिलाया जाए। बच्चे का मतलब अपना बच्चा या अडॉप्टेड बच्चा एक ही बात है, सौतेला बच्चा भी बच्चा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सेप्शन, क्लबिंग कब नहीं होगी, हाँ जी, क्लबिंग कम नहीं होगी बच्चे की इनकम, या तो बच्चे ने मेहनत से कमाया हो, एक्टिंग, डांसिंग स्किल से, बर्तन साफ करके, जैसे भी मेहनत से कमाया हो तो नहीं, या बच्चा हैंडीकैप्ड है, चाहे मेहनत से कमाए तो भी क्लबिंग। अगर बच्चा हैंडीकैप्ड है, 80U सेक्शन आएगा आगे, उसमें हैंडीकैप्ड की बात की गई है। बच्चा फिजिकली चैलेंज है, हैंडीकैप्ड है, ऐसे बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा है बैंक से, कोई क्लबिंग नहीं, उस इंटरेस्ट पे टैक्स बच्चा देगा। आप कहना बेचारे बच्चे को भी नहीं बख्शा इनकम टैक्स वालों ने, नहीं,
फायदा किया इसके मम्मी पापा में जोड़ते तो उनको एक बार माफ होता, एक बार 87 या बच्चे को अलग से मिलेगी। यानी दो सिचुएशन में क्लबिंग नहीं होगी, या तो बच्चा हैंडीकैप्ड हो कोई क्लबिंग नहीं, या बच्चा मेहनत करके कमाए, लेबर्स, डांस, एक्टिंग स्किल, बर्तन साफ, तो कोई क्लबिंग नहीं। पर बच्चा कितने रुपए माफ है एग्जम्पशन? अगर ओल्ड रजीम ऑप्ट करोगे पेरेंट्स को पर बच्चा 1500 मैक्सिमम माफ है। इनकम ही बच्चे की 1200 जुड़ी तो 1200 माफ होगा, मैक्सिमम 1500, बच्चों की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन याद रखना ये सेक्शन 1032 डिडक्शन तब देगा जब आप कौन सी स्कीम ऑप्ट करेंगे, ऑप्शनल। अगर आप डिफॉल्ट में गए तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर? एग्जांपल दे रहा है, बच्चे ने 50,000 रुपए कमाए ब्याज के, फादर मेडिसिन का बिजनेस करते हैं 3 लाख, मदर की कोई इनकम नहीं, मदर हाउसवाइफ है, तो बच्चे की ये 50,000 इनकम किस में जुड़ जाएगी, इंटरेस्ट की, फादर में। 1500 रुपए पर बच्चा माफ, तो फादर की इनकम 48,500 जोड़ के 3,48,500 आ जाएगी, बच्चे की 50 माइनस 1500 माफ। 64(1) के रिगार्डिंग नोट्स, अगर मदर फादर दोनों मर गए उसके, तो टैक्स कौन देगा, बच्चा, उसकी रिटर्न पे साइन गार्डियन कर देगा, बच्चे को टैक्स देना पड़ेगा। मदर फादर में कैसे जोड़ूं, है ही नहीं, जिंदा ही नहीं है। बच्चा बीच में मेजर बन गया तो भैया डिवाइड कर लो, जब तक माइनर है उसको क्लब करो और बाकी मेजर तो। टैलेंट से कमाया एक्टिंग करके तो उसकी खुद की इनकम है, टैक्स वो बढ़ेगा, पर उस पैसे को बैंक में डाल दे, उस पे जो इनकम आएगी उस पे क्लबिंग होगी, क्योंकि वो बिना मेहनत की है। क्लियर? बच्चे ने लाख रुपए एक्टिंग करके कमाया, पर लाख रुपए जो उसने कमाया कोई क्लबिंग नहीं, लेकिन बच्चे ने ये लाख रुपए कहां डाल दिया, शेयर मार्केट के शेयर में, उस पे जो डिविडेंड आएगा उसकी क्लबिंग होगी। हाँ, वो डिविडेंड तो मेहनत से नहीं कमाया ना, उसकी क्लबिंग होगी। क्लियर? माइनर डॉटर की कहानी बता चुका हूं मैं सारी। भैया फादर ने माइनर डॉटर को दिया तो सेक्शन 27 नहीं लगेगा, डीम्ड ऑनर लड़की को माना जाएगा, क्योंकि वो लड़की माइनर है, वो रेंट कमा रही है बिना मेहनत, उस पे क्लबिंग होगी। पेरेंट्स में जुड़ेगी माइनर मैरिड डॉटर क्या रेंट की इनकम, लेकिन 1032 माफ करा देगा 1500। बोलो हो जाएगा? छोटा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद 4 बच्चों वाला क्वेश्चन है।